तो मूवी की पहली कहानी में हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ लॉन्गरट्रेलिस के राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राजा अपनी रानी को कभी नाराज नहीं देखना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली रानी कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। इसी बात को लेकर रानी बहुत दुखी रहती थी। राजा ने अपनी रानी को अपने राज्य के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सभी का जवाब एक जैसा ही था कि रानी कभी भी माँ नहीं बन सकती। एक दिन राजा अपने महल में सर्कस के लोगों को बुलाता है ताकि वो राजशाही लोगों का एंटरटेनमेंट करे और जिससे रानी खुश हो जाए। लेकिन सर्कस में आने वाले लोगों में से एक लेडी प्रेग्नेंट थी, जिसको देखकर रानी का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से निकलकर अपने कमरे में जाकर सभी चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। उसी रात को राजा के महल में एक बूढ़ा आदमी आता है जो राजा और रानी को बड़े यकीन के साथ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जवाब में राजा कहता है कि ये नामुमकिन है। तुमसे पहले भी कई लोगों ने ऐसा दावा किया है, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाया। तभी वो बूढ़ा आदमी उनको कहता है कि तुम किस हद तक जा सकते हो अपना बच्चा पाने के लिए। राजा उस बूढ़े आदमी को कहता है कि मैं अपना बच्चा पाने के लिए सारी हदें पार कर सकता हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पूरी दुनिया बैलेंस से चलती है। मैं जानता हूँ कि कुदरत कैसे काम करती है। तुम्हें एक जान पाने के लिए एक जान लेनी पड़ेगी ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। राजा थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी बात को मान लेता है और ठीक उसके बाद वो बूढ़ा आदमी राजा को कहता है कि आप सी ड्रैगन का शिकार करेंगे और उसका दिल निकाल कर उसके दिल को एक ऐसी लेडी के हाथों में पकड़ाएंगे जो अभी तक प्योर, अनमैरिड और वर्जिन हो। उसके बाद उस दिल को रानी को खाना पड़ेगा, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। राजा और रानी को अपना बच्चा हर हालत में चाहिए था, जिसके लिए राजा शिकार पर निकल जाता है और एक नदी में उसको सी ड्रैगन मिल जाता है जो कि बहुत बड़ा और व्हाइट कलर का था। राजा उसका शिकार करने के लिए नदी में उतरता है, लेकिन वो सी ड्रैगन उस वक्त सो रहा था। तभी राजा उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। बट इस शिकार के चक्कर में राजा को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है, पर तब तक वो ड्रैगन का दिल निकाल लाता है। रानी उस दिल को काले कपड़े में लपेटकर अपने महल में ले जाती हैं और महल में काम करने वाली एक मेड से उस दिल को अच्छे से पकवाती हैं। वो मेड प्योर, अनमैरिड और वर्जिन थी। उस नौकरानी को सी ड्रैगन का दिल पकाते वक्त अजीब सा फील होता है। अचानक ही वो मेड भी प्रेग्नेंट हो जाती है। दिल पकाने के बाद रानी उसको खा जाती है और जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था वैसा ही होता है। दिल को खाने के बाद फाइनली रानी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब रानी और वो नौकरानी दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई थी और जैसे उनकी डिलीवरी का टाइम आता है, एग्जैक्ट सेम टाइम पर रानी और मेड दोनों अपने अपने बच्चे को जन्म देती हैं और कोइंसिडेंटली दोनों एक एक लड़के को ही जन्म देती हैं। रानी अपने बच्चे का नाम एलायस रखती है और मेड अपने बच्चे का नाम जोना रखती है। अब कहानी 16 साल आगे चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। दोनों बच्चे नॉर्मल बच्चों से थोड़े डिफरेंट थे और एक जैसे दिखते थे। दोनों के बालों का रंग भी व्हाइट था, जो बिल्कुल उस सी ड्रैगन को रिप्रेजेंट करता था। देखने में दोनों ट्विंस की तरह ही लगते थे और आपस में अच्छे दोस्त भी थे, बट रानी को उन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रानी अपने बेटे एलायस को कहती है कि तुम एक शहजादे हो, तुम्हें एक नौकरानी के बच्चे के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन एलायस अपनी मदर की एक नहीं सुनता और वो अपनी मदर के मना करने के बाद भी जोना से मिलता है। एलायस और जोना दोनों में पानी के अंदर सांस लेने की एबिलिटी भी थी, इसलिए वो अपनी माँ से छुपने के लिए उसी नदी के अंदर जाकर छुप जाते थे जहाँ राजा ने सी ड्रैगन को मारा था। रानी अपनी नौकरानी को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर रहने के लिए कहो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपने राज से बाहर निकाल दूंगी। वो मेड अपने बेटे जोना को समझाती है कि रानी के बेटे से दूर रहो, लेकिन उसके लाख कहने के बाद भी दोनों नहीं मानते। एक दिन तो लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। जॉन एलायस के कपड़े पहनकर रानी के पास जाता है और रानी उसको बिल्कुल नहीं पहचान पाती, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम शक्ल के थे। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही रानी को पता चलता है वो एलायस नहीं बल्कि जोना है, तभी रानी जोना और उसकी माँ को राज्य से बाहर निकाल देती है। एलायस जोना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोना नहीं रुकता। तभी जोना एक पेड़ के पास जाता है और नाइफ से उसकी रूट को काटता है, जहाँ से पानी बहने लगता है। जोना एलायस को कहता है कि जब तक ये पानी साफ है तब तक समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ। जिस दिन इस पानी का रंग लाल हो गया तो समझ जाना कि मेरी जान खतरे में है। इसके बाद जोना और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं और एलायस पानी देखने हर दिन जाता रहता था, पर एक दिन वो देखता है कि पानी का रंग लाल रंग में बदल गया है और वो समझ जाता है कि जोना की जान खतरे में है। एलायस अपनी मदर को इन्फॉर्म किए बिना ही जोना की हेल्प के लिए निकल जाता है। यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है, जहाँ एलायस को पता चलता है कि जोना ने एक लड़की से शादी कर ली है। अब क्योंकि जोना और एलायस के चेहरे काफी मिलते जुलते थे, इसलिए वो लड़की एलायस को जोना समझ लेती है और तब उसे पूछने पर पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले ही जंगल की तरफ गया था और अभी तक वहाँ से वापस नहीं आया। यहाँ पीछे से रानी को पता चलता है कि एलायस राज्य से गायब है और वो अपने पूरे राज्य में उसकी तलाश करवाती है, बट वो किसी को भी नहीं मिलता। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को बुलाती है, जहाँ फिर से
जिससे वो बूढ़ा आदमी रानी से वही डिमांड रख देता है, अगर उसे अपने बेटे की जान बचानी है तो उसे जान के बदले जान देनी होगी, यानी कि अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। वहीं हम जोना को देखते हैं जो जंगल में फंसा हुआ था और बुरी तरह से जख्मी भी था। तभी एक मॉन्स्टर जोना पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी जोना की चीख सुनकर एलाइस वहां आ जाता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और जब जोना को रियलिटी का पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी, क्योंकि सौदा भी कुछ यही हुआ था कि जान के बदले जान जाएगी, तो उस ओल्ड मैन ने उनकी माँ को एक मॉन्स्टर में बदल दिया था और अनजाने में एलाइस ने अपनी माँ को ही जान से मार डाला। अब एलाइस किंगडम का बादशाह बन जाता है और यहीं पर मूवी की पहली कहानी खत्म हो जाती है और दूसरी कहानी शुरू होती है। दूसरी कहानी में आगे हम बात करेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जो कि बहुत अय्याश था। वो हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था जिससे उसे खुशी मिलती थी। ज्यादातर समय वो शराब के नशे में टुन रहता था और अभी तक उसे अपने लिए कोई रानी नहीं मिली थी, कोई ऐसी जिसे वो अपने दिल से प्यार कर सके। इस अय्याश राजा के महल के पास ही एक मकान में दो बूढ़ी औरतें रहती थी। वो दोनों बिल्कुल अकेली थी और अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। इस वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी, जिससे ये साफ जाहिर था कि उन्होंने अकेले ही पूरा जीवन गुजारा था। उम्र के लिहाज से उन दोनों की आवाज बहुत प्यारी थी, जैसे किसी जवान लड़की की आवाज हो। एक सुबह जब उनमें से एक गाना गा रही थी तो उसकी आवाज वो राजा सुन लेता है। उस राजा को उसकी आवाज काफी पसंद आती है। आवाज को फॉलो करता हुआ राजा उस आवाज के पीछे चला जाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत अचानक से अपने घर चली जाती है, जिससे राजा उसे देख नहीं पाता। राजा अपने ख्याल ही ख्याल बनाता है और सोचता है कि जरूर ये आवाज किसी सुंदर लड़की की होगी जो कि शर्मा कर अपने घर चली गई है। बूढ़ी औरतों में एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम एमा था। डोरा बहुत चालाक और लालची थी, जबकि एमा बहुत सीधी सादी थी। राजा जैसे ही उनके दरवाजे पर आता है, डोरा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। डोरा राजा को ये कहकर यहाँ से अभी जाने के लिए कहती है कि एक हफ्ते बाद वो खुद उनके सामने आएगी। राजा के जाने के बाद डोरा अपने हाथों पर कुछ हर्ब्स लगाकर बहुत कोशिश करती है कि उसकी उंगलियां जवान औरतों की तरह दिखे, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ एमा, जिसे काम करते वक्त अपनी उंगलियां चाटने की आदत थी और उसकी उंगलियां डोरा की उंगलियों से ज्यादा जवान नजर आ रही थी, और आज वाले दिन ही हफ्ता भी पूरा होने वाला था, यानी कि राजा यहाँ आने वाला था। डोरा, जो कि बहुत चालाक थी, वो दरवाजे के बाहर अपने हाथ की जगह एमा का हाथ निकाल देती है और राजा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे देखना चाहता था। राजा डोरा से जल्द मिलना चाहता था, लेकिन डोरा यहाँ उसके सामने एक दूसरी शर्त रखती है कि वो तब उससे खुद मिलने आएगी जब महल में चारों तरफ अंधेरा होगा। अब रात होने से पहले एमा डोरा की स्किन को ग्लो की मदद से चमकाने की कोशिश करती है ताकि वो किसी जवान लड़की की स्किन की तरह लगे। वहीं आधी रात को राजा का एक आदमी डोरा को लेने आता है और डोरा की शर्तों के मुताबिक महल में अंधेरा किया गया था। वो रात राजा डोरा के साथ बिताता है और सुबह उठकर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। अब जब रोशनी में वो डोरा को देखता है, जो कि कोई यंग लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी, इस बात से राजा गुस्से से पागल हो जाता है और डोरा को महल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन डोरा की किस्मत अच्छी होने की वजह से उसकी जान नहीं जाती। तभी डोरा के सामने एक जादूगरनी आती है जो कि डोरा को एक जवान लड़की में बदल देती है। शिकार के लिए जब राजा जंगल में जाता है, जहाँ उसे पहली नजर में ही इस जवान डोरा से प्यार हो जाता है, इसीलिए राजा उसे अपने महल में ले आता है और उसे अपनी रानी बनाने का फैसला करता है। डोरा को कोई आइडिया नहीं था कि वो जवान औरत कैसे बनी, लेकिन उसे अपनी सिस्टर अभी भी याद थी, इसलिए वो एमा को अपनी शादी में इनवाइट करती है और अपनी सिस्टर के लिए सुंदर से कपड़े भेजती है। शादी वाले दिन एमा डोरा की शादी में वही कपड़े पहनकर जाती है जो डोरा ने उसके लिए भिजवाए थे। एमा डोरा से पूछती है कि वो इतनी जवान कैसे हो गई। मजाक मजाक में डोरा एमा से कह देती है कि उसने अपनी पूरी स्किन को पूरी तरह से उतार दिया और इस बात को एमा सीरियसली ले लेती है। इसके बाद एमा एक लोहार के पास जाती है, जहाँ वो उस लोहार को कुछ पैसे देकर कहती है कि वो उसकी भी स्किन पूरी तरह से उतार दे, और ये लोहार एमा से भी ज्यादा बेवकूफ था। कुछ पैसों के लिए वो उसे जंगलों में ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है और उसकी पूरी स्किन उतार देता है। एमा पूरी तरह जख्मी हालत में वापस आती है और जाहिर है कि उसे मरना ही था और वहीं मर जाती है। दूसरी तरफ डोरा के ऊपर किया गया जादू भी ज्यादा समय तक नहीं रहता और वो भी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, और जब उसे एहसास होता है कि वो बूढ़ी होती जा रही है तो वो वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपनी असली उम्र में वापस आ जाती है और पूरी की पूरी बूढ़ी औरत बन जाती है। और यहीं पर ये दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। अब तीसरी और आखिरी कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी रानी बहुत समय पहले मर गई थी और वो राजा अजीब स्वभाव वाला था। उसने दूसरी शादी नहीं की थी और वो अपनी बेटी वॉयलेट को भी दिल से प्यार नहीं करता था। एक दिन वो राजा अपने हाथ पर इंसेक्ट को देखता है जो कि खून पीता था। राजा को इससे बुरा नहीं लगता और राजा उसे अपना खून पिलाते रहता है और इस इंसेक्ट को वो अपना पालतू कीड़ा
बना लेता है और उसे शीशे के बॉक्स में बंद करके रख लेता है। अब वो रोज उस कीड़े को अपना खून पिलाने लगता है और देखते ही देखते वो कीड़ा बड़ा होते जा रहा था। दूसरी तरफ वायलेट राजा की बेटी, जो कि अब जवान हो चुकी थी, वो हर समय अपने सपनों के राजकुमार के ख्यालों में खोई रहती थी, लेकिन राजा को उसका कोई ख्याल नहीं था। वो बस अपने कीड़े को पालने में ही खुश रहता था। एक दिन वो कीड़ा बीमार हो जाता है और कुछ टाइम बाद मर जाता है। राजा उसकी स्किन उतार लेता है और अपनी बेटी से जाकर कहता है कि तुम्हारे लिए राजकुमार खोजने का समय आ गया है। मैं एक प्रतियोगिता रखने वाला हूँ और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वो तुमसे शादी करेगा। वायलेट इस बात से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी उदास भी थी क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से अपना राजकुमार चुनना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश थी कि उसके पिता उस पर ध्यान दे रहे थे। राजा के कहने पर पूरे राज्य में एक ऐलान किया जाता है और राजा अपने महल में उस कीड़े की स्किन को लटका देता है और ये शर्त रखता है कि जो भी राजकुमार ये बता देगा ये किसकी स्किन है वो जीत जाएगा और मेरी बेटी वायलेट से शादी करेगा। कंपटीशन में बहुत से लोग ट्राई तो करते हैं पर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि आमतौर पर इस तरह का कोई भी कीड़ा इतना बड़ा नहीं होता। कुछ देर बाद महल में एक बदसूरत इंसान आता है जिसे देखकर हर कोई डर जाता है। वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है और सरप्राइजिंगली वो इस कीड़े के स्किन को देखकर सही जवाब दे देता है। राजा ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वायलेट बहुत डर जाती है और वो दुखी मन से रोते हुए महल की छत पर सुसाइड करने चली जाती है। राजा उसे समझाता है कि मैं अपनी बात से नहीं मुकर सकता और अब यही तुम्हारी किस्मत है, इसे एक्सेप्ट करो। वायलेट अपने पिता से लड़ती है कि आप किस तरह के बाप हैं जो कि बदसूरत इंसान से मेरी शादी करवा रहे हैं, लेकिन मजबूरन राजा उस बदसूरत इंसान से अपनी बेटी की शादी करा देता है। वो बदसूरत आदमी वायलेट को दूर पहाड़ों पर ले जाता है और वायलेट काफी दिनों तक रोती रहती है। एक दिन जब वो आदमी शिकार के लिए जाता है तो वायलेट दूसरे पहाड़ पर एक औरत को देखती है और उससे हेल्प मांगती है। वो औरत वायलेट को बताती है कि वो एक राजकुमारी है और इस अजीब इंसान ने उसे यहाँ पकड़ कर रखा है। वो औरत उसकी मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने बेटों को बुलाती है जो कि एक रस्सी की मदद से वायलेट को हेल्प करते हैं और उसे पहाड़ से दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन अचानक से वो बदसूरत आदमी वहाँ आ जाता है और रस्सी के सहारे उनकी तरफ जाने लगता है। वो लोग किसी तरह से रस्सी काट देते हैं, लेकिन रास्ते में वो बदसूरत इंसान उन पर हमला कर देता है और वायलेट के अलावा हर किसी को मार डालता है। वो आदमी गुस्से से वायलेट को देखता है, लेकिन वायलेट उसे गले से लगा लेती है जिससे उसका गुस्सा खत्म हो जाता है और जब वो शैतान उसे अपने कंधों पर बैठाता है तो बड़ी चालाकी से वायलेट उसका गला काट देती है और वो शैतान वहीं मर जाता है। वायलेट उसका सर लेकर अपने किंगडम में आती है और उसके सर को अपने पिता के सामने रख देती है। राजा ये सब देखकर वहीं पर मर जाता है। अब लास्ट में वायलेट रानी बन गई थी और इसी के साथ हमारी ये तीसरी कहानी भी खत्म हो जाती है।